एवरीवन, स्वागत है मेरा चैनल पे। ये वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल सेल कल्चर टेक्निक के बारे में। और ये वीडियो एक वीडियो सीरीज़ का पहली वीडियो है, तो ये एक ओवरव्यू टाइप ऑफ है जहाँ पे आपको सेल कल्चर का A to Z के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा। और इसी वीडियो सीरीज़ में सेल कल्चर का डिटेल्स के ऊपर, सेल कल्चर का डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने के पहले मैं बता दूँ, ये टॉपिक अभी गैटबी 2020 में भी इंक्लूड किया गया है, तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो शुरू होने का पहले ही प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप CSIR नेट, IIT जैम, गैटबी 2020 एट्सेट्रा के प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप डिटेल्ड कोर्सेज चाहते हो गैटबी 2020 या फिर IIT जैम के लिए, आप मेरा अनअकैडमी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो और मेरा कोड AP10 यूज़ करने से आपको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग एक हाइपोथेटिकल सेल कल्चर लैब में आ गए हैं, तो देख लेते हैं सेल कल्चर लैब में क्या क्या रहता है, राइट। तो सेल कल्चर लैब में बेसिकली एक बायोसेफ्टी हुड रहता है। सो ये हुड में लैमिनर एयर फ्लो होता है और एक्चुअली ये बायोसेफ्टी हुड पहले तो इंश्योर करता है आपका सेफ्टी, सेल का सेफ्टी, एंड एक स्टेराइल एनवायरनमेंट देता है जहाँ पे सेल का रिलेटेड काम कर सकते हैं, जैसे मीडिया चेंजिंग या फिर और अदर वर्क। ओके, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ आपको और भी समझना है। सेल कल्चर जो मेंटेन्ड होता है वो मेंटेन्ड होता है एक इंक्यूबेटर में जहाँ पे कंट्रोल टेम्परेचर रहता है गाइस। ओके, तो सेल कल्चर लैब का और एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इंक्यूबेटर। और इसी इंक्यूबेटर में एक्चुअली CO2 इस्तेमाल होता है एज अ गैस। सो इट्स अ CO2 इंक्यूबेटर kept at 37 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर फॉर द सेल्स। इसको छोड़ के बहुत और भी चीज़ें होगा, जैसे कि सेल मीडिया चेंज करने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट रखता है, जैसे पाइपेट्स और जैसे पाइपेट स्टैंड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब कुछ सेल कल्चर हुड के अंदर ही हो जाएगा। और सेल कल्चर मीडिया चेंजिंग के लिए आपका एस्पिरेटर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वुड बी इनसाइड द हुड। ओके गाइस, तो अभी हुड को छोड़ के नॉर्मली जो हो सकता है, एक सेंट्रीफ्यूज रहता है क्योंकि सेल को पेलेट करना है। सेल काउंटर रह सकता है ताकि आपका सेल का ग्रोथ के बारे में पता चला, उसका काइनेटिक्स के बारे में आपको पता चले। सो सेल काउंटर इज इम्पॉर्टेंट टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ क्वांटिटेटिव फैशन। और एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप तो रहता ही है टू चेक द सेल्स क्वालिटी, वायबिलिटी, ये सब देखने के लिए कि उसमें कोई कॉन्टामिनेशन आ गया कि नहीं, ये सब कुछ देखने के लिए आपका ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ओवरऑल अगर आप समझ गए कि ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या था, तो ट्राई टू पॉइंट आउट इन दिस पर्टिकुलर फिगर, तो आपको एक एक्सरसाइज भी हो जाएगा। ये पॉइंट टू बी नोटेड, एक चीज़ जो मैंने बताया नहीं कि हमेशा अल्कोहल रहता है जो कि 70% इथेनॉल होता है, जिससे आप पूरा सरफेस को डिसइंफेक्ट कर लेते हो कोई बैक्टीरिया या वायरस को मारने के लिए। और सेल कल्चर के लिए स्पेसिफिक पाइपेटर्स रहता है जिससे आप चेंज कर सकते हो, मीडिया चेंज कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो ओवरऑल आप कोशिश करो ये डायग्राम को फिलअप करने के लिए या पॉइंट करने के लिए, तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं सेल कल्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे। देखो, सेल ग्रो होने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए मीडिया, ऑब्वियसली, राइट। अभी मीडिया, जब भी हम मीडिया के बारे में बात करते हैं, हम लोग ऐसे ही सुना है दोस्तों के मुंह से कि L15 मीडिया, DMEM F12 मीडिया। तो आखिर होता क्या है L15 या DMEM मीडिया, और मीडिया में क्या क्या होना चाहिए सेल का ग्रोथ होने के लिए? तो वही हम लोगों को देखना है अगले कुछ टाइम में। तो बेसिक एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट फॉर अ सेल टू ग्रो इज कल्चर मीडिया। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कल्चर मीडिया से क्या क्या मिलना चाहिए, वो हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोल टेम्परेचर तो होना चाहिए जो कि हम लोगों को मिल जाता है इंक्यूबेटर में। सो अ
सरफेस फॉर सेल अटैचमेंट होना चाहिए मीडिया छोड़ के भी, मतलब मीडिया छोड़ के भी ये सारे कंडीशंस मीट होना चाहिए। एक सरफेस फॉर सेल अटैचमेंट, जो अटैच सेल कल्चर है या फिर एडहेरेंट सेल कल्चर से, उसके लिए एक सरफेस चाहिए। तो उसके लिए कोटेड सरफेस आपको बनाना पड़ता है, स्पेसिफिक सेल कल्चर डिश का यूज़ करना पड़ता है। अभी क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट ग्रोथ कंडीशन। इसीलिए हमको मीडिया कंडीशन को अच्छे से समझना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या होता है जो कि सेल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अल्टीमेटली इंक्यूबेटर तो लगेगा ही, क्योंकि वो टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोलरिटी, ये सब कुछ को मेंटेन करने में और सेल को ग्रो होने में काफ़ी हेल्प करेगा। एक सेल जब बॉडी में ग्रो करता है तो बॉडी का इंटरनल होम्योस्टेसिस सिस्टम इंश्योर करता है कि पीएच, ऑस्मोलरिटी ये सब ठीक है। लेकिन बॉडी के आउटसाइड अगर आप सेल को ग्रो करना चाहते हो तो एक इंक्यूबेटर की ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे पीएच, ऑस्मोलरिटी और सारे नेसेसरी फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो अभी समझ में आ गया कि सेल ग्रो होने के लिए क्या क्या इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स का ज़रूरत है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते मीडिया पे, क्योंकि सेल कल्चर मीडिया सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन विट्रो सेल कल्चर के लिए। तो सेल कल्चर मीडिया इज जनरली composed of some source of energy and compounds which would help in cell cycle progression and cell growth, such as growth factors. तो ऑब्वियसली बेसिक सेल का फूड रहेगा एंड कुछ ग्रोथ फैक्टर रहेगा जो कि सेल को हेल्प करेगा ग्रो करने में। तो देख लेते हैं सेल कल्चर मीडिया में आखिर होता क्या है। तो टिपिकल सेल कल्चर मीडिया का जो कॉम्पोजिशन होगा उसमें एक नाइट्रोजन सोर्स रहेगा, ऑब्वियसली उसमें एमिनो एसिड रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें एल ग्लूटामिन रहता है, अदर एमिनो एसिड्स भी रहते हैं, ग्लूकोज रहना चाहिए जो कि एक कार्बन सोर्स जैसे काम करता है। अभी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज वाला मीडिया तो अवेलेबल है ही, बिकॉज डिफरेंट सेल का रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है, राइट। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का खाने का रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट सेल टाइप्स का मीडिया का जो रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट है, प्रोपोर्शन भी डिफरेंट है। इसके साथ साथ होना चाहिए वाइटामिन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, अटैचमेंट फैक्टर्स जो कि एडहेरेंट सेल कल्चर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सस्पेंशन कल्चर के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और इंपॉर्टेंटली सीरम चाहिए। सीरम क्या होता है, सीरम बेसिकली इज द सोर्स फॉर ग्रोथ फैक्टर, हार्मोन एट्सेट्रा। तो वो सीरम कहाँ से मिलते हैं वो हम देखेंगे। एक्चुअली बोवाइन सीरम या फिर FBS इज वेरी कॉमन फॉर सेल कल्चर, ठीक है गाइज। और इसके साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट ट्रेस एलिमेंट, सॉल्ट्स और पीएच इंडिकेटर, ऑस्मोलरिटी इंडिकेटर, ये सब रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जानना ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि सेल कल्चर मीडिया का कंडीशन कैसा है, जो हम लोग सेल को दे रहा है उसका कंडीशन कैसा है। इसलिए हमेशा सेल कल्चर मीडिया के साथ एक पीएच इंडिकेटर रहता है। ओके, मीडिया जो होता है सेल कल्चर का वो दो टाइप ऑफ मीडिया हो सकता है। एक तो हो सकता है नेचुरल मीडिया, दूसरा हो सकता है आर्टिफिशियल मीडिया। अभी नेचुरल मीडिया क्या होता है, बहुत ही क्रूड फॉर्मेट ऑफ मीडिया है, जैसे बहुत ही सारे बॉडी फ्लूइड में सेल का ग्रोथ हो सकता है। और इनफैक्ट सेल कहाँ पे ग्रो होता है, बॉडी के अंदर, राइट। तो बॉडी फ्लूइड जनरली एक नेचुरल मीडिया जैसे काम करता है। सो आप बॉडी फ्लूइड में कोई भी सेल को ग्रो करना चाहते हो वो ग्रो हो जाएगा। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है इसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसका रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत ख़राब है। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉम्पोजिशन है बॉडी फ्लूइड का वो वेरिएबल है, राइट। तो हमेशा हम लोग एक ही रिजल्ट को रिप्रोड्यूस ना भी कर पाए अगर आप ये नेचुरल मीडिया यूज़ करोगे। तो ऑब्वियसली नेचुरल मीडिया जानने के लिए हम लोगों ने ये पढ़ा, लेकिन नेचुरल मीडिया का कोई यूज़ नहीं है दीज डेज। सो जो मीडिया का यूज़ है वो है आर्टिफिशियल मीडिया और सिंथेटिक मीडिया। नाम सुनते ही आपको समझ में आ रहा है कि इसका कॉम्पोजिशन बहुत डिफाइंड होगा और इसका जो कॉम्पोनेंट्स है वो प्रोपोर्शनल मैनर में रहेगा और ये डिफाइंड है, राइट। तो यही है एडवांटेज नेचुरल मीडिया से। और बैच टू बैच इसका प्रोपोर्शन फिक्स्ड रहता है, तो इससे ज़्यादा रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी मिलता है एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट में, राइट गाइज। तो अभी हम लोग देख लेते हैं आर्टिफिशियल मीडिया का भी डिफरेंट टाइप्स हो सकता है, जैसे सीरम कंटेनिंग मीडिया और सीरम फ्री मीडिया। तो अभी सीरम कंटेनिंग मीडिया में क्या रहता है, फीटल बोवाइन सीरम, जो कि ग्रोथ फैक्टर का और हॉर्मोन्स का बहुत ही अच्छा सोर्स है, और ये बहुत ही लो कॉस्ट सप्लीमेंट है जो कि आपको ग्रोथ फैक्टर दिला सकता है। लेकिन सीरम में एक ही प्रॉब्लम है, सीरम में बहुत सारे चिलेटर्स रख सकता है, प्रोटीज भी रह सकता है, न्यूक्लियस रह सकता है, जो कि प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसलिए सीरम को हमेशा हीट इनएक्टिवेट कर लेना चाहिए।
तो ऑब्वियसली कोई भी एक मीडिया के साथ, बेस मीडिया के साथ, बेस मीडिया में सारे कॉम्पोजिशन होगा जो कि हम लोगों ने बताया, जैसे नाइट्रोजन सोर्स, कार्बन सोर्स, सॉल्ट, बफर्स, ये सब होना चाहिए बेस मीडिया में। बेस मीडिया के साथ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में एफ मिला के सेल को फीड किया जा सकता है। सो वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द रोल ऑफ एफ हियर, बट जस्ट टू क्रॉस चेक एफ का जो मॉलिक्यूलर लेवल पे रोल है वो समझ लेते। तो अब जब भी एफ डाल रहे हो सेल कल्चर मीडिया में, तो क्या होता है कि एफ में रहता है बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर, और ये ग्रोथ फैक्टर सेल के ऊपर काम करते हैं G1 फेज में, और ये सेल साइकिल को प्रोग्रेस करवाता है फ्रॉम G1 टू अदर फेज ऑफ द सेल साइकिल, विच एंश्योर सेल ग्रो करे एंड ऑल्सो सेल डिवाइड भी करे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एफ का। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं डिफाइंड मीडिया का, एफ भी काफ़ी अनडिफाइंड है। मतलब हर एक टाइम जब आप एफ डालोगे तो बैच टू बैच एफ का भी काफ़ी वेरिएबिलिटी होता है। तो दीज डेज पीपल प्रेफर यूजिंग सीरम फ्री मीडिया। तो सीरम फ्री मीडिया में क्या होता है गाइस? सीरम फ्री मीडिया में वही बेस मीडिया होता है, उसके साथ डाला जाता है नॉकआउट सीरम रिप्लेसमेंट। अभी नॉकआउट सीरम रिप्लेसमेंट जो है वो लगभग एफ जैसा ही है, लेकिन इसका जो कॉम्पोनेंट्स है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन और प्रोपोर्शन पूरा वेल डिफाइंड है। मतलब कोई भी बैच ले लो, उसका कॉम्पोजिशन इज़ वेरी वेल डिफाइंड। तो बैच टू बैच रिप्रोड्यूसिबिलिटी लाने के लिए ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीरम फ्री मीडिया इज़ यूज्ड विगोरसली दीज डेज, बट क्लासिकली एफ डाल के हमेशा ही सेल कल्चर में यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये सब कंपोनेंट छोड़ के और कुछ कंपोनेंट के बारे में हम बात करना चाहते हैं, जैसे पेन स्ट्रिप, दैट मीन्स पेनिसिलिन एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन का एक कॉकटेल। ये डालना इंश्योर है एट अ लो लेवल, क्योंकि सेल कल्चर में हम लोगों को सिर्फ अपना एनिमल सेल का ही ग्रोथ चाहिए। कोई एक बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया, फंगस का ग्रोथ हो गया, ये हमको नहीं चाहिए। तो दैट इज़ वाई फंगल ग्रोथ इनिबिटर, बैक्टीरियल ग्रोथ इनिबिटर के तरह से आपको एंटीबायोटिक एंड एंटी फंगल डालना पड़ता है। इसको छोड़ के भी कई सारा सेल्स है जिसका ग्रोथ कंडीशंस या फिर ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, जैसे कि स्टेम सेल मान लो। स्टेम सेल के बारे में अलग से बात करेंगे, लेकिन वो सेल टाइप के लिए आपको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स या फिर केमिकली डिफाइंड लिपिड कॉन्सेंट्रेट जैसे कि अमीनो एसिड एंड लिपिड सोर्स, ये सब भी अलग से डालना पड़ सकता है। सो दीज आर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स फॉर कल्चरिंग सम सब टाइप्स ऑफ सेल। ऑल सेल टाइप्स के लिए ये यूज़ करना नहीं पड़ता है। तो ओवरऑल ये वीडियो में हम लोगों को क्या पता चला, सेल कल्चर लैब में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, और सेल कल्चर मीडिया में क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकता है, वो कैसे ग्रोथ को प्रमोट कर सकता है, और ओवरऑल मीडिया के बारे में हम लोगों को एक आइडिया आ गया है। तो ये वीडियो सीरीज़ में हम लोग ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के बारे में बात करेंगे, सेल कल्चर के बारे में बात करेंगे। तो देखते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड, आपको ही हेल्प होगा बहुत सारे एग्जाम में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ गिव इट अ क्विक थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियोस। थैंक यू गाइस।